हरिओम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिएट हिस्ट्री में। और आज हम अपनी इतिहास श्रृंखला का तीसरा लेक्चर ले रहे हैं और हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। किसी एक विशिष्ट कालखंड के लोग एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार का जीवन यापन करते हैं तो उस चीज़ को सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने जाना कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के खंडरों के बारे में किसने उल्लेख किया, चार्ल्स मेसन ने। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम किसने सर्वेक्षण किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वप्रथम सिक्के किसने जारी किए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी टॉपिक्स जो किए थे। लेक्चर नंबर 2 में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 आप देख सकते हैं। आज सिंधु घाटी सभ्यता का हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं उसके प्रमुख नगर। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर की सभ्यता थी। उसमें नगर विकसित हुए थे। 2000 से भी ज़्यादा नगर, आसपास 2000 से भी ज़्यादा नगरों के अवशेष मिले हैं, जिनमें से 200 शहरों के बारे में हमें पता है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण शहर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता अगर पूछा जाए कि कौन सी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी भाई? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मैक्सिमम जो विस्तार था इसका नगरों का था। तो कुछ महत्वपूर्ण शहर हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। कुछ महत्वपूर्ण शहर सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण शहर हम पढ़ेंगे। वो कौन सी नदियों के किनारे पर स्थित थे और उनके खोजकर्ता कौन थे। बहुत बार ये सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी छोटे कंपटीशन हैं, चाहे वो कांस्टेबल रैंक के हो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, MTS, स्टेनो और लेखपाल, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, इनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहला शहर जो हमें पाया गया था, जो हड़प्पा सभ्यता के लिए पाया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया था, तो वो था हड़प्पा। सबसे पहला शहर था हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे पर स्थित है। रावी नदी के किनारे पर स्थित था। इसका क्षेत्र था पाकिस्तान। इसका क्षेत्र था पाकिस्तान। ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और इनके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। ठीक है भाई, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर था खोजे जाने वाला हड़प्पा। रावी नदी के किनारे पर स्थित है। रावी नदी के किनारे पर स्थित है, आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे, जिन्होंने 1921 में इस शहर की खोज की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा शहर की खोज की थी। इसके बाद दूसरा शहर है भाई मोहनजोदारो। मोहनजोदारो दूसरा शहर है हमारा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे पाया गया है। यह भी पाकिस्तान में ही है और इसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी थे। बनर्जी जो बंगाल के लोग हैं, बनर्जी, चटर्जी, चट्टोपाध्याय, तो वो इस तरह के सरनेम लगाते हैं। ठीक है भाई। तो राखलदास बनर्जी इसके खोजकर्ता थे। डिस्कवरर राखलदास बनर्जी थे। रीजन इसका पाकिस्तान था। रिवर सिंधु, शहर, सिटी का नाम मोहनजोदारो था। मोहनजोदारो को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, मर्तकों का टीला। कभी कभी ये सवाल क्वेश्चन में आ जाता है, पेपर में आ जाता है कि मर्तकों का टीला कौन से शहर को कहा गया। मर्तकों का टीला, मर्तकों का टीला, जहां पे मर्तकों का ढेर पाया गया। तो मर्तकों का टीला या माउंड ऑफ डेड, माउंड ऑफ डेड। तो मोहनजोदारो को ही मर्तकों का टीला या माउंड ऑफ डेड कहा गया। मर्तकों का टीला या माउंड ऑफ डेड कहा गया। यहाँ पे बहुत सारे मर्तक मिले जो शक्त विषत हालत में थे, जिनके अंग भंग हो रखे थे। कुछ अलग अलग तरीके की उनके शरीर के अंग कटे हुए थे, तो ऐसा लगता था जैसे वो युद्ध क्षेत्र में मारे गए हैं। ठीक है, वो प्रॉपर दफनाए नहीं गए थे, बल्कि उनके हाथ कटे हुए, पैर कटे हुए, शरीर जो है क्षत विषत अवस्था में अलग अलग पड़ा हुआ, इस तरह का ढेर मिला है मर्तकों का। और ऐसा माना जाता है कि वो ढेर जो है वो युद्ध क्षेत्र में घायल हुए थे। कोई बाहरी आक्रमण हुआ था, बाहरी आक्रमण में वो मारे गए थे युद्ध क्षेत्र में। तो मोहनजोदारो को सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है वर्तमान में, और राखलदास बनर्जी इसके खोज करता है। अब आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा या कालीबंगन, ये घग्गर नदी के किनारे पर है, राजस्थान में है। इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष हैं। आलमगीरपुर, कल पढ़ा था भाई,
हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार में कल हमने पढ़ा था। आलमगीरपुर सबसे पूर्वोत्तर पॉइंट है, पूर्व में आलमगीरपुर तक फैला हुआ था सिंधु घाटी क्षेत्र। तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में है, और इसके जो खोजकर्ता थे YD शर्मा थे, यगदत्त शर्मा, YD शर्मा। ठीक है, इसके बाद रोपड़ भी सिंधु घाटी का क्षेत्र पाया गया, ये सतलुज के किनारे है, पंजाब में है, और इसके खोजकर्ता भी YD शर्मा है। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है, भारत में, और इसके खोजकर्ता यगदत्त शर्मा है। एक शहर पाया गया बनवाली घग्गर नदी के किनारे स्थित है, हरियाणा में है, और RS बिस्ट इसके खोजकर्ता है। एक शहर पाया गया सुतकागंडोर, ये डास्क नदी के किनारे स्थित है, बलूचिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान के अधीन है, और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान के साथ। बलूच आर्मी भी है, और भारत ने भी शायद इसको समर्थन दिया है। ये पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, पाकिस्तान के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों को जो समुचित मात्रा में सुविधाएं दी जानी चाहिए थी, जो समुचित मात्रा में इनका शासन प्रबंधन होना चाहिए था, तो वो उनके अनुरूप नहीं हो पा रहा है, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो बलूचिस्तान में एक बलूच आर्मी है जो पाकिस्तान के साथ लगातार जो है टकराव की स्थिति में, और ये बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाना चाहते हैं, एक अलग प्रांत बनाना चाहते हैं। इसकी खोजकर्ता थे भाई RL स्ट्रिन। एक शहर लोथल पाया गया, लोथल में सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है, और इसके जो खोजकर्ता थे SR राव बीबीलाल थे। राखीगढ़ी घग्गर के पास है, घग्गर नदी के किनारे पर स्थित था, हरियाणा में ये क्षेत्र पाया गया। इसके खोजकर्ता रफीक मुक्कल है। इसके बाद भाई रंगपुर भदूर नदी के किनारे या मादर नदी के किनारे, भदूर का ही दूसरा नाम मादर है, भदूर का ही दूसरा नाम क्या है भाई, मादर है, मादर नदी। तो रंगपुर मादर नदी के किनारे है, गुजरात में है। SR राव और बीबीलाल इसके जो है खोजकर्ता हैं। एक कोटदीजी है, कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है, फजद अहमद ने इसकी खोज की। अगला शहर चन्हूदड़ो है, चन्हूदड़ो सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे पर ही स्थित है, पाकिस्तान में भाई ये है, और इसके जो खोजकर्ता हैं NG मजूमदार है, इसके खोजकर्ता NG मजूमदार हैं। ठीक है भाई, तो ये कुछ प्रमुख शहर है जो कि हड़प्पाकालीन जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उनके शहर खोजे गए हैं। ये खोजकर्ताओं के नाम है, कौन सी नदी के किनारे हैं, कौन से क्षेत्र में पाए गए हैं, ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको दूंगा इसी लेक्चर के दौरान, इनसे संबंधित एक शॉर्ट ट्रिक आपको दूंगा ताकि आप शहर और नदी को आसानी से पहचान पाएं। ठीक है भाई, तो ये थे कुछ प्रमुख शहर, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख शहर। अच्छा, एक सवाल और उठ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता से ही दो शब्द उत्पन्न हुए, एक तो हिंदुस्तान और एक हिंदू। हिंदू शब्द पर आजकल बहुत ज़्यादा विवाद है कि हिंदू जो है, हिंदू एक पर्टिकुलर कास्ट है, एक धर्म है, एक मजहब है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आपको पता चलेगा कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा और यहाँ पे रहने वाले लोगों को हिंदू क्यों कहा जाता है। हिंदू कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो यहाँ पर रहने वाले लोगों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो अभी देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पर ये भारत है, भारत के आसपास ये जो है भारत का ये दूसरा हिस्सा पाकिस्तान, उस समय पे सब संयुक्ति थे। यहाँ पर पाकिस्तान के आसपास ही यहाँ पे अफगानिस्तान, और यहाँ पे उस समय का प्राचीन का मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में पारसी लोग रहा करते थे। मेसोपोटामिया में कौन लोग रहा करते थे? पारसी लोग रहा करते थे, और इनका हमारे देश से, यहाँ से व्यापारिक संबंध थे। इनके हमारे देश से बहुत ज़्यादा व्यापारिक संबंध थे, बहुत ज़्यादा व्यापार आपस में हुआ करता था। ठीक है, सिल्क रूट बोला जाता है, सिल्क रूट से बहुत ज़्यादा व्यापार आपस में हुआ करता था। तो यहाँ पर जो है तिब्बत में एक मानसरोवर लेक है, मानसरोवर झील है, और मानसरोवर लेक से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी, जो पाकिस्तान से होती हुई जाती है।
यहाँ से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, यहाँ से एक नदी निकलती है सिंधु नदी। तो ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के आसपास का सारा क्षेत्र, सिंधु नदी के आसपास का जितना भी क्षेत्र था उसे कहा गया सिंधुस्तान। उसे क्या कहा गया? सिंधुस्तान। और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कहा गया सिंधु। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया? सिंधु। और इस क्षेत्र को क्या कहा गया? सिंधुस्तान। अब ये जो पारसी लोग थे, पारसी लोगों की एक उच्चारण में गलती है। पारसी लोग क्या करते हैं? से का उच्चारण है में करते हैं। पारसी लोग से को है बोला करते थे, तो से शब्द इनकी वर्णमाला में नहीं था भाई। से को ये क्या बोला करते थे? है। तो जो सिंधुस्तान था, सिंधुस्तान का क्या बना यहाँ पे? हिंदुस्तान। सिंधुस्तान को वो क्या बोला करते थे? हिंदुस्तान। और सिंधु लोगों को क्या बोला करते थे? हिंदू। सिंधु लोगों को बोला करते थे हिंदू। तो यहां से ये दो शब्द अस्तित्व में आए, एक हिंदुस्तान, एक शब्द हिंदुस्तान यहां से अस्तित्व में आया और दूसरा शब्द हिंदू यहां से अस्तित्व में आया। तो हिंदुस्तान और हिंदू शब्द की उत्पत्ति पारसी लोगों की वजह से हुई, क्योंकि वो सिंधुस्तान को हिंदुस्तान बोला करते थे और सिंधु शब्द को हिंदू बोला करते थे। तो इस वजह से यहाँ पे सिंधुस्तान और सिंधु शब्द की वजह से हिंदुस्तान और हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। तो आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो भाई। हम सब लोग क्या हैं? हम सब लोग हिंदू हैं और हम सब लोग हिंदुस्तान के वासी हैं। हमारा देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के हम वासी हैं और हम सब लोग हिंदू हैं। तो हिंदू मुसलमान ये सब मत करो, सब हिंदू ही हैं। ठीक है भाई, चलो इसके बाद बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में आगे। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था। हमने पढ़ लिया भाई सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर पढ़ लिए। अब उनका जीवन देखते हैं, वो किस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। क्या हमारी तरह का जीवन व्यतीत करते हैं? जैसा जीवन हम दे रहे हैं, क्या जी रहे हैं, क्या वो भी ऐसा ही जीवन व्यतीत करते थे? तो अब इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली चीज देखो, नगर व्यवस्था। नगर व्यवस्था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी भाई, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक नगरीय व्यवस्था थी, एक नगरीय सभ्यता थी। नगर ज़्यादा थे, नगर बहुत ज़्यादा थे, गांव कम थे। नगरीय सभ्यता थी और लगभग 2000 के आसपास, तो 2000 के आसपास स्थान खोजे जा चुके हैं। 2000 के आसपास स्थान खोजे जा चुके हैं और 200 के आसपास नगर खोजे जा चुके हैं। 200 के आसपास नगर खोजे जा चुके हैं। तो सारे नगर तो पढ़ना संभव नहीं है। महत्वपूर्ण नगर हम पढ़ेंगे, वहां से कौन कौन से साक्ष्य मिले। अगले पार्ट में हम सिंधु घाटी सभ्यता के अगले पार्ट में पढ़ेंगे कौन कौन से नगर मिले, कहाँ कहाँ से क्या साक्ष्य मिले, किस नगर की क्या विशेषता है। लेकिन पहले देखते हैं कि नगर व्यवस्था कैसी थी, वो कैसे कैसे रहा करते थे। ठीक है, तो भाई जो नगर व्यवस्था थी वो दुर्ग आधारित थी। नगर व्यवस्था क्या थी? दुर्ग आधारित थी। नगरों का दुर्गीकरण किया गया था। नगरों का दुर्गीकरण किया गया था। दुर्गीकरण का मतलब बड़े बड़े फोर्टिफिकेशन किया गया था। चार दीवारी की जाती थी, पूरे नगर की चारों तरफ से चार दीवारी की जाती थी ताकि बाहरी आक्रमण से बचे रहे। तो नगरों का दुर्गीकरण किया जाता था। नगर बेसिकली दो टीले, नगर के क्या होते थे? दो टीले होते थे। दो टीले नगर के क्या होते थे? दो टीले होते थे। एक ऊपरी टीला, एक निचला टीला। ऊपरी टीला और निचला टीला, दो टीले हुआ करते थे। तो इसी आधार पे हम लिख सकते हैं दुर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया। एक तो नगर दुर्ग, एक दुर्ग होता था नगर दुर्ग, एक दुर्ग होता था नगर दुर्ग और एक होता था निचला दुर्ग। निचला दुर्ग। जो नगर दुर्ग हुआ करता था उसमें धनी लोग रहा करते थे, शासक वर्ग। शासक वर्ग या धनी लोग। जो नगर दुर्ग हुआ करता था उसमें शासक वर्ग रहा करते थे या धनी लोग रहा करते थे। जो शासक वर्ग थे, जिनके पास पैसा था, सत्ता थी, तो वो लोग रहा करते थे। लेकिन समाज में भेदभाव नहीं था।
जो श्रमिक लोग थे वो शासक लोगों के साथ सम्मान से श्रद्धापूर्वक रहते थे। जो निचला दुर्ग है भाई, निचले दुर्ग में कौन रहता है? निचले दुर्ग में श्रमिक लोग रहा करते थे, श्रमिक लोग, निचले दुर्ग में श्रमिक लोग रहा करते थे। और नगर चारों तरफ से पक्की दीवारों की चार दीवारी से घिरा हुआ होता था। जो नगर था पक्की दीवारों से घिरा हुआ होता था। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्गीकरण, दो तरह के दुर्ग होते थे, नगर दुर्ग, निचला दुर्ग। नगर दुर्ग ऊपरी टीला होता था, निचला दुर्ग जो होता था वो नीचे का टीला होता था। बड़े दुर्ग में जो नगर दुर्ग था उसमें शासक वर्ग धनी लोग रहा करते थे। निचले दुर्ग में जो थे भाई श्रमिक लोग रहा करते थे। पक्की ईंटों की चार दीवारों से घिरा हुआ होता था। सवाल क्या पूछा जाएगा? जितने भी हड़प्पा कालीन सभ्यता के, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे वो दो टीलों में विभाजित थे, दो स्तरों पे विभाजित थे, एक ऊपरला स्तर, एक निचला स्तर। लेकिन एकमात्र अपवाद इसका क्या था भाई? इसका एकमात्र अपवाद था धोलावीरा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। एकमात्र अपवाद था धोलावीरा। ये 3 स्तरों में बटा हुआ था, 3 स्तरों में बटा हुआ था। तो धोलावीरा जो था भाई वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। ऊपरी दुर्ग नहीं, बीच में एक मध्यम दुर्ग भी था। ऊपरी दुर्ग और निचले दुर्ग ही नहीं थे, बीच में एक मध्यम वर्ग भी था। तो 3 हिस्सों में बटा हुआ था धोलावीरा। एक ये इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा को से नोट करो। पूछ लेते हैं कि कौन से 2 हिस्सों में नहीं था, 2 टीलों में नहीं था धोलावीरा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक शहर का नाम नोट कीजिए, चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो की खास बात क्या है? यहां पे कोई भी टीला नहीं पाया गया। यहां पे कोई भी टीला नहीं पाया गया। यहां पे कोई भी टीला नहीं पाया गया। तो ये नगर व्यवस्था थी, दुर्गीकरण पर आधारित थी। नगर को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। श्रमिक वर्ग, धनी वर्ग ऊपर वाले में, श्रमिक वर्ग नीचे वाले में। पक्की ईंट की चारों तरफ 4 दीवारी थी। ठीक है भाई, पक्की ईंट की चारों तरफ 4 दीवारी थी। इसके बाद धोलावीरा और चंदूगढ़ो इनका एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो इसे देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। भवन निर्माण, इसके बाद देखते हैं भवन निर्माण। जो सिंधु घाटी सभ्यता में भवन निर्माण था, मकान कैसे बनते थे? पक्की ईंटों के। मकान कैसे बनते थे? पक्की ईंटों के। हर मकान के अंदर क्या होता था? कुआं। हर मकान के अंदर क्या होता था? अन्नागार। हर मकान के अंदर क्या होता था? स्नानागार। मकान के खिड़की और दरवाजे सड़क के पिछली तरफ खुलते थे। ये एक महत्वपूर्ण फीचर थी सिंधु घाटी सभ्यता का, एक महत्वपूर्ण गुण था। देखो भाई, जैसे ये तुम्हारी मेन सड़क है, ये तुम्हारी मेन सड़क है, ये एक भवन, ये दूसरा भवन, ये तीसरा भवन, ये आपकी मेन सड़क, ये आपकी मेन सड़क। तो होता क्या था, जो मुख्य द्वार होता था घर का, सपोज करो ये मेन गेट है घर का और ये खिड़कियां हैं, ये मेन गेट है और ये खिड़कियां हैं, ये मेन गेट है और ये खिड़कियां हैं। तो मेन गेट और खिड़कियां सड़क के दूसरी तरफ खुलती थी, सड़क पर नहीं खुलती थी। हो सकता है वो इतने समझदार हो कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, बैलगाड़ी वगैरह से कोई दुर्घटना ना हो जाए, या
किसी और कारणवश इन्होंने इस तरह का निर्माण किया था कि खिड़की और दरवाजे जो थे सड़क की पिछली तरफ खुलते थे, दूसरी तरफ खुलते थे, सड़क की दूसरी ओर खुला करते थे। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, इसका एक अपवाद है, इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है लोथल। वो एक्सेप्शन है लोथल। लोथल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लोथल सबसे बड़ा बंदरगाह था, बंदरगाह जहाँ पे जहाज, पानी के जहाज आया करते थे, व्यापार का केंद्र था। तो लोथल क्या था? एक व्यापार का केंद्र था। तो लोथल में क्या होता था, जो खिड़की और दरवाजे हैं, जो खिड़की और दरवाजे हैं लोथल में, वो मेन गेट और खिड़कियाँ जो थी वो सड़क पर थी। मेन गेट और खिड़कियाँ जो थी वो सड़क पर थी। लोथल इसका अपवाद है। अब लोथल क्यों अपवाद रहा होगा भाई, एक बात बताओ। जो लोथल था व्यापारिक केंद्र, व्यापारी लोग वहाँ रहा करते थे। अब वो बैलगाड़ी लेके सामान लेके आते होंगे तो पीछे नीचे उतर के वापस सामान अंदर रखने में दिक्कत होती होगी, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सड़क पर ही अपना दरवाज़ा खोल लिया। ठीक है, तो ये इसका अपवाद है। खिड़की और दरवाजे सड़क पर के पिछली तरफ खुलते थे। ठीक है भाई। सड़कें क्या थी? चौड़ी थी और पक्की थी। सड़कें चौड़ी थी और सीधी सड़कें थी। चौड़ी थी और सीधी सड़कें थी। सड़कें चौड़ी थी, सीधी सड़कें थी। सड़कें चौड़ी थी, सीधी सड़कें थी, ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम क्या होता है भाई? ग्रिड सिस्टम ये होता है कुछ इस तरह का। ग्रिड में, तो ग्रिड में सड़कें हुआ करती थी ऐसे, कुछ इस तरह सड़कें हुआ करती थी ग्रिड में। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री के 90 डिग्री कोण बनाती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो सड़कें ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी, 90 डिग्री का कोण बनाया करती थी। 90 डिग्री का कोण बनाया करती थी। तो भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ, कुएं हुआ करते थे, अन्नागार हुआ करते थे, स्नानागार हुआ करते थे। खिड़की और दरवाजे सड़क की पिछली तरफ खुलते थे। सड़कें चौड़ी थी, सीधी थी। ठीक है, सड़कें चौड़ी थी, सीधी थी, ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी, 90 डिग्री का कोण बनाया करती थी। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट करो। आगे चलते हैं। तो कला के बारे में उनके क्या विचार थे तो देखते हैं भाई। कला में क्या क्या था? मोहरे मिली हैं, मोहरे मिली हैं, और मोहरे बनी होती थी सेल खड़ी की। किसकी? सेल खड़ी की। मोहरे बनी होती थी सेल खड़ी की। मोहरे बनी होती थी सेल खड़ी की। और ये किसी उत्पाद की प्रमाणिकता दर्शाने के लिए इनका प्रयोग होता था। तो मोहरों का प्रयोग क्यों होता था भाई? उत्पादों की प्रमाणिकता दर्शाने के लिए मोहरों का प्रयोग होता था। तो कुछ मोहरें पाई गई हैं सेल खड़ी की, धातु सेल खड़ी की बनी हुई होती थी। उत्पाद की प्रमाणिकता दर्शाने के लिए इनका प्रयोग होता था। इसके अलावा क्या मिले हैं भाई? जानवरों के चित्र मिले हैं। जानवरों के चित्र मिले हैं। इसके अलावा क्या मिले हैं? लाल, ध्यान रखना रंग, लाल और काले रंग के मृद भांड मिले हैं। लाल और काले रंग के मृद भांड मिले हैं। लाल और काले रंग के मृद भांड मिले हैं। ऐसा लगता था कि ये मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे और उन्हें उल्टा करके पकाते थे। जैसे ये घड़ा है, ठीक है, ठीक है, ये घड़ा है। तो इस तरह आग जलाते थे, नीचे आग जलाते थे और इस तरीके से जो है, इस तरीके से घड़े को पकाया करते थे। उससे क्या होता था? घड़े का अंदर का हिस्सा तो काला हो जाता था, घड़े का अंदर का हिस्सा तो काला हो जाता था और ऊपर का हिस्सा लाल हो जाता था। तो लाल और काले रंग के मर्द भांड मिले हैं, बर्तन मिले हैं। लाल और काले रंग के मर्द भांड मिले हैं, सभ्यता से बर्तन मिले हैं। तो ये कला से संबंधित थी। इसके अलावा
आपको पता है जो पाषाण काल वाली सभ्यता थी वो ताम्रयुगीन थी। ताम्रयुगीन, सबसे ज़्यादा तांबे का इस्तेमाल होता था। जो पाषाण काल वाली संस्कृति थी कौन सी थी? ताम्रयुगीन। सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होता था? तांबे का। जो हड़प्पा सभ्यता है वो कौन सी युगीन है? कांस्य युगीन। कांस्य युगीन। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली धातु, अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली धातु कौन सी थी, तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली धातु कौन सी थी भाई? कांसा। तो कांसे की नर्तकी भी मिली है एक। कांसे की नर्तकी की मूर्ति। कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तो इस बात से क्या सबक मिलता है? इस बात से क्या पता चलता है कि उस समय के लोगों को नृत्य की भी जानकारी थी। उस समय के लोगों को नृत्य की भी जानकारी थी। वो डांस करना भी जानते थे, नृत्य करना भी जानते थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं।